नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और कैपिटल मार्केट का जो ये दूसरा पार्ट है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड के बारे में। और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के मुख्यतः उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उन्हें समझेंगे। जो पहला पार्ट था उसमें हमने एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उनके सूचकांकों के बारे में पढ़ा। और उसके अलावा भी हमने कई महत्वपूर्ण सूचकांकों को जाना। आज हमारा जो उद्देश्य होगा वो जो कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उनको समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। हम आमतौर पे दो शब्द सुनते हैं, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। क्या इनमें कोई फ़र्क है, उसे समझते हैं। जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हम सिर्फ इक्विटी की बात करते हैं, ओनली इक्विटी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की तो उसमें इक्विटी के साथ साथ हम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, विदेशी विनिमय, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, शेयर्स, ये सभी शामिल होते हैं, जिसमें प्रेफरेंस शेयर भी आ गए। तो स्टॉक मार्केट एक विस्तृत अवधारणा है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें ना केवल इक्विटी बल्कि बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ये सभी कैटेगरी शामिल हो जाती है। तो अब हमें डिफरेंस समझ लेना चाहिए स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बीच में। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट वह मार्केट है जहां पे कंपनियां अपने शेयर्स बेचकर पैसा उठाती है, जहां कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। आमतौर पे शेयर मार्केट में जो निवेशक शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं वो भी दो कैटेगरी के हो सकते हैं। एक तो जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते और बेचते हैं उनको हम सट्टेबाज के तौर पे जानते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में शेयर्स को खरीदते बेचने का काम करते हैं वो इन्वेस्टर कहलाते हैं कंपनी के। और वो इस तरीके से कार्य करते हैं क्योंकि एक इन्वेस्टर होता है, वो कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो अपने आप को कंपनी का मालिक समझता है। जबकि एक जो हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को खरीद रहा, बेच रहा है, तो वो मालिक की सोच के साथ नहीं बल्कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ऐसा करता है। अब हम आते हैं शेयर पे। शेयर क्या होता है? देखिए, एक कंपनी होती है, उस कंपनी को फाइनेंस जब प्राप्त करना होता है, पैसा जब प्राप्त करना होता है, तो कंपनी के पास बहुत सारे तरीके रहते हैं। जैसे वो लोन ले सकती है बैंक से, वो डिबेंचर से पैसा उठा सकती है, ऋण पत्रों से, वो किसी और प्रकार के तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली विदेशों से लोन ले सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तरीका जो कंपनियों के पास रहता है वो है शेयर। शेयर नाम से ही पता चल रहा है, अंश, यानी एक बहुत बड़े हिस्से में एक अंश के रूप में। तो अगर हम कंपनी को एक बहुत बड़ा हिस्सा मान लें तो शेयर उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक भी शेयर खरीदता है, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ जब ये बात कह रहा हूँ तो कोई भी व्यक्ति अगर एक इक्विटी शेयर भी खरीदता है तो हम कह सकते हैं वो एक शेयर की वजह से उस कंपनी का मालिक बन गया है। तो इक्विटी शेयर एक तरीके से एक मालिकाना हक पैदा कर देता है उस कंपनी के प्रति, उस शेयर धारक का। शेयर क्या होता है? जब एक कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है तो उस सबसे छोटे टुकड़े को, जिसके और हिस्से नहीं हो सकते हैं, उसे हम शेयर कहते हैं। अब सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर, जिसे हम समता अंश कहते हैं। इक्विटी शेयर वो अंश होते हैं जिन्हें कंपनी से मताधिकार प्राप्त होता है, वोट देने का अधिकार। ये अंशधारी ही धारित अंशों के अनुपात में कंपनी के स्वामित्वधारी होते हैं, कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, और इन्हें लाभांश वितरण में कोई वरीयता प्राप्त नहीं होती है।
कहने का मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से प्रॉफिट का जो हिस्सा बांटा जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ से कंपनी ने लोन ले रखा है उनको ब्याज चुका दिया जाता है। उसके बाद डिबेंचर से अगर कंपनी ने पैसा अर्जित किया है तो उस डिबेंचर्स पे भी उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। अब बात आती है शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर हैं उन पर भी डिविडेंड की एक फिक्स दर रहती है, उस फिक्स दर से उस लाभांश का भुगतान करना रहता है इन कंपनियों को। उसके बाद अंत में जो प्रॉफिट बचता है उस पूरे प्रॉफिट पर हक रहता है केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स उस पूरे लाभ को प्राप्त कर भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कंपनियां उस लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटेन अर्निंग के तौर पर अपने पास रख लेती है, जिसे आगे वो कंपनी के विकास और विस्तार के रूप में काम में ले सकती है। और बाकी जो कुछ हिस्सा होता है वो कंपनियां इन समता अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरित कर देती हैं। अब समता अंशधारियों को क्या फायदा होता है? यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि कंपनी से समता अंशधारियों को लाभांश मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो वास्तविक मालिक है और वास्तविक मालिक को तो फायदा भी हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। तो अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन समता अंशधारियों को लाभांश मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो हो सकता है उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो निर्देशक हैं, वो ये तय करें कि कुछ हिस्सा इन अंशधारियों को लाभांश के रूप में दिया जाएगा। एक तो ये फायदा इन समता अंशधारियों को होता है। इसके अलावा ये समता अंशधारी वोट देने का अधिकार भी रखते हैं, जो पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास ये अधिकार नहीं होता, और अपने इस अधिकार के दम पर ही ये समता अंशधारी किसी भी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी का संचालन करते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात करें कि समता अंशधारी जो होते हैं वो क्या केवल लाभांश से ही लाभ प्राप्त करते हैं? नहीं, इसके अलावा भी समता अंशधारियों को एक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है जिसे हम कैपिटल गेन कह सकते हैं, पूंजीगत लाभ। जब कंपनियों के शेयर्स के दाम शेयर मार्केट में बढ़ते हैं तो उन शेयर्स के दाम बढ़ने से जो उनकी कैपिटल वैल्यू बढ़ती है वो एक तरीके का प्रॉफिट होता है, जो समता अंशधारियों को चाहे वो अंश को बेच सकते हैं और उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से हम कहें कि जब अंत में कंपनी का जब विघटन हो जाएगा या कंपनी बंद हो जाएगी, उसके बाद जो कुछ भी लास्ट में सब कुछ भुगतान करने के बाद बचेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे संपत्तियों को बेचने से प्राप्त जो भी हिस्सा हो, वो इन समता अंशधारियों का ही होता है। तो एक तरफ तो डिविडेंड लाभांश और एक तरफ कैपिटल गेन के रूप में ये समता अंशधारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जाता है जिनको सामान्यतः दो पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इनको कोई ना कोई पूर्वाधिकार जरूर है। पहला पूर्वाधिकार, इनको लाभांश का भुगतान किया जाता है सबसे पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। दूसरा है कि लाभांश की दर निश्चित होती है। उन प्रेफरेंस शेयर के पहले लिखा होगा 10%, 8%, 7%, 12%, जो भी दर उन शेयर्स के पहले लिखी हुई है उस दर से ही, उस निश्चित दर से ही इन्हें लाभांश का भुगतान किया जाता है। यदि भविष्य में कंपनी का समापन होता है तो लेनदारों का भुगतान करने के बाद कंपनी की संपत्तियों से वसूल की गई राशि में से इस श्रेणी के जो शेयर होल्डर हैं उनको अपनी पूंजी अन्य शेयर होल्डर की तुलना में पहले प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर है, वरीयता अंश है, ये वे शेयरधारक होते हैं जिन्हें लाभांश वितरण में तो वरीयता दी जाती ही है, और लाभ बांटने के बाद यदि कुछ लाभांश बचता है तो उसे इक्विटी शेयर धारकों में बांटा जाता है। वरीयता अंश के शेयर धारकों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब जानते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट को हम समझते हैं कि ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है
जो कंपनी के मोहर के अधीन शेयर धारक के नाम से जारी किया जाता है। तो ये एक प्रमाण पत्र ही है, सर्टिफिकेट ही है, जिस पे कंपनी की मोहर अंकित होती है और ये शेयर धारक के नाम से ही जारी किया जाता है। इसमें उन शेयरों के नंबर भी दिए रहते हैं जिनके लिए ये जारी किया जाता है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इसमें अंकित होते हैं। शेयर भुगतान की गई धनराशि का विवरण भी इसमें दिया गया होता है। इसका मतलब इसमें 3 चीज़ें होती है। कंपनी के मोहर के साथ कंपनी के शेयर धारक का नाम होता है, दूसरी चीज़ इसमें कंपनी के शेयरों की संख्या दी गई होती है और तीसरी चीज़ उन शेयर्स के भुगतान की गई धनराशि का विवरण भी इसमें दिया गया होता है। अब हम बात करते हैं सक्रिय शेयर क्या होते हैं, एक्टिव शेयर क्या होते हैं। तो ये बाजार के वो शेयर होते हैं जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से डेली प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है, उसे एक्टिव शेयर कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव, यानी जिनका डेली खरीद और बिक्री चल रही है शेयर मार्केट में। अगला जो शेयर का प्रकार है वो है राइट शेयर। राइट का मतलब यहाँ पे अधिकार से है, तो हम इनको अधिकार शेयर के नाम से भी जान सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इन शेयर धारकों को कोई ना कोई अधिकार जरूर होता होगा। तो किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार किनको होना चाहिए, हम अगर जवाब दें तो इसका पहला अधिकार होना चाहिए जो पहले से उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो जो वर्तमान शेयर होल्डर हैं उनको ये अधिकार होता है कि जो भी कंपनी द्वारा नए अंश जारी किए जाएंगे उनको सबसे पहले वो ही खरीदें, और इस प्रकार के पूर्ण क्रय का अधिकार इन्हें कहा जाता है। इस कारण से उनको जो शेयर प्राप्त होते हैं उसे राइट शेयर कहते हैं। अब बात करते हैं अल्फा शेयर की। ये शेयर क्या होते हैं, इन्हें ग्रुप का शेयर भी कहते हैं और ये ऐसे स्टॉक है जिनके क्रय विक्रय में बाधा नहीं होती है। अल्फा शेयर वे होते हैं जो मार्केट बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अगर किसी शेयर का अल्फा 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने बेंचमार्क से 5% ज़्यादा रिटर्न दिया है। मतलब जिस शेयर का अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो अच्छा माना जाएगा। अब हम बात करते हैं राइट इशू की। तो जब शेयर या प्रतिभूति के आवंटन में वर्तमान शेयर धारकों को प्राथमिकता दी जाए तो इस प्रकार के निर्गमित शेयर को राइट इशू कहते हैं, और वर्तमान शेयर धारकों को इन शेयरों को खरीदने के लिए रुपए देने पड़ते हैं। अर्थात ये शेयर बोनस शेयर की तरह कीमत रहित नहीं होते, इनके लिए उनको खर्च करना पड़ता है। और अगर जो वर्तमान शेयर धारक हैं वो इन शेयर को नहीं खरीदना चाहते हैं तो फिर नए व्यक्तियों को ऐसे शेयर बेचे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रेरियन शेयर की। ये क्या होते हैं, तो ये जो कंट्रेरियन शेयर है ये ऐसे शेयर हैं जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं। कहने का मतलब है कि बाजार में अगर शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो फिर कंट्रेरियन शेयर वो शेयर हैं जिनके शेयरों के भाव में कमी हो रही है, और यदि बाजार में रुख गिरावट का है तो इन शेयरों का रुख होगा बढ़ने का, यानी ये बिल्कुल उल्टी दिशा में चलेंगे। शेयर मार्केट आज गिर रहा है तो कंट्रेरियन शेयर में जो है भाव बढ़ेंगे, और अगर शेयर मार्केट आज बढ़ रहा है तो वो जो शेयर होंगे कंट्रेरियन शेयर उनके भाव मार्केट में गिर गए होंगे। अब आते हैं डिफेंसिव शेयर पे। ये कैसे शेयर होते हैं, ये वो शेयर होते हैं जिनके मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं होते हैं और इनको डिफेंसिव शेयर भी हम कहते हैं। इन शेयरों पर वर्तमान लाभ तथा पूंजीगत लाभ सामान्य दर से बढ़ता है। अब आते हैं हम वॉलेटाइल शेयर पे। ये शेयर जिनकी कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें वॉलेटाइल शेयर कहते हैं। तो कहने का मतलब वॉलेटाइल शेयर तो वो शेयर हैं जिनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, जबकि डिफेंसिव शेयर वो शेयर हैं जिनके मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव नहीं हो रहे हैं और वर्तमान लाभ तथा पूंजीगत लाभ सामान्य दर से ही इन शेयरों पर बढ़ता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हमने शेयर्स की बात कर ली है। शेयर्स दो प्रकार के थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। उसके अलावा शेयर मार्केट में जो अन्य नाम दिए गए
शेयर्स को, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। अब हम आते हैं बॉन्ड्स पर। जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट सीधे आम जनता से पैसे उधार लेती है तो उसके बदले में बॉन्ड्स दिए जाते हैं। बॉन्ड्स एक रिसिप्ट की तरह होता है जिस पर लिखा होता है कि हमने आपसे कितने पैसे उधार लिए हैं और कौन सी तारीख को वो पैसे पूरे इंटरेस्ट के साथ चुका दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ लिखा होता है बॉन्ड्स पर, और ये एक रिसिप्ट ही मान के चलो, रिसिप्ट की तरह ही होता है। अब ये जंक बॉन्ड क्या है? तो जंक बॉन्ड वो बॉन्ड है जिनकी रेटिंग नीची होती है, परंतु उन पर प्राप्त होने वाला जो रिटर्न होता है, जो लाभ की दर होती है, वो ऊंची होती है। तो ऐसे बॉन्ड जिनकी रेटिंग तो नीची हो लेकिन जिनका रिटर्न हाई हो, उन्हें हम जंक बॉन्ड कहेंगे। अब आते हैं हम डिबेंचर पे। डिबेंचर क्या है? जिन्हें हम हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं। ये बॉन्ड की तरह ही होते हैं और इनके बदले में मार्केट से पैसे उठाए जाते हैं, लेकिन ये बॉन्ड जितने सुरक्षित नहीं होते हैं। बॉन्ड इनकी अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। डिबेंचर्स कंपनी द्वारा जब बेचे जाते हैं तो उनको खरीदने वाला व्यक्ति, उसे डिबेंचर के रूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो डिबेंचर होल्डर्स तय करेंगे कि उन्हें, हाँ, ये प्रमाण पत्र तय करेगा कि वो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको कुछ निश्चित प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा, जो इन डिबेंचर से पहले लिखा होता है जो दर, वो निश्चित प्रतिशत ब्याज इन्हें प्राप्त होगा ही होगा वर्ष के अंत में। तो या तो कंपनी को लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, इन्हें तो अपना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड में यही फ़र्क है। इंटरेस्ट देना ही पड़ता है कंपनी को, चाहे कंपनी घाटे में चल रही हो, चाहे कंपनी को मुनाफा हो, जबकि डिविडेंड में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। अगर कंपनी को किसी वर्ष हानि हुई है तो वो लाभांश नहीं दे सकती है, क्योंकि लाभांश का तो मतलब ही लाभ का अंश है। लाभ नहीं हुआ तो लाभांश कहाँ से मिलेगा? तो डिबेंचर होल्डर्स को ये फ़ायदा रहता है कि उन्हें उनका ब्याज मिलता रहता है। अब डिबेंचर की एक कैटेगरी है बियरर डिबेंचर। तो ऐसे डिबेंचर जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो, उन्हें बियरर डिबेंचर कहते हैं। ऐसे डिबेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर को प्रस्तुत करने पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। अगर ये खो जाए या चोरी हो जाए तो इस प्रकार के डिबेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। तो ये डर रहता है कि ये जो कूपन है डिबेंचर के साथ, जिसके आधार पर ब्याज दिया जाता है, ये चोरी नहीं हो जाए, ये खो नहीं जाए। एक डिबेंचर होते हैं बंधक डिबेंचर। इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी के संपत्ति पर प्रभार रखते हैं, यानी ये जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे ये कंपनी की संपत्ति पर प्रभार रखेंगे। वक्त आने पर उन संपत्तियों को बेचकर इनका निपटारा किया जा सकता है। इनका भुगतान सुरक्षित हुआ क्योंकि कंपनी की संपत्ति पर इनका प्रभार है। अच्छा, ऐसा जो प्रभार है वो बंधक है, वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला तो चल प्रभाव और दूसरा निश्चित प्रभाव। अब ये चल प्रभाव क्या होता है? चल प्रभाव होता है जब निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं हो, केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिबेंचरों को भुगतान में प्राथमिकता दे दी जाए। जबकि निश्चित प्रभाव क्या होता है? ऐसी स्थिति में डिबेंचरों का कंपनी की किसी निश्चित संपत्ति में प्रभाव होता है, जैसे वो निश्चित कोई मशीनरी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, उस पर इनका निश्चित प्रभाव होगा और उस खास संपत्ति को बेचकर ही ऐसे डिबेंचर होल्डर्स का निपटारा किया जा सकता है कंपनी के बंद होने पर। और जिन संपत्तियों पर निश्चित प्रभार होता है कंपनी का, उन संपत्तियों को कंपनी ना तो बेच सकती है और ना ही किसी और को हस्तांतरित कर सकती है। अब आते हैं हम परिवर्तनशील डिबेंचर पे। कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये क्या होते हैं इसे समझते हैं। ये ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों को कंपनी यह विकल्प देती है कि वे किसी निश्चित अवधि के अंदर अपने ऋण पत्र को कंपनी के शेयर में बदलाव कर सकते हैं, बदल सकते हैं। परिवर्तन की शर्तें ये होती है कि निर्गमन के समय ही
ये शर्तें तय की जाती हैं और ये शर्तें कंपनी में अलग अलग हो सकती है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें किसी निश्चित अवधि के बाद परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब डिबेंचर को डिबेंचर में तो परिवर्तित कर नहीं सकते, बॉन्ड में कर नहीं सकते, क्योंकि बॉन्ड और डिबेंचर एक ही नेचर के होते हैं, तो शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक पत्रों की। तो वाणिज्यिक पत्र, वैसे यहाँ पे हमने ये टॉपिक ले लिया, ये मौद्रिक बाजार का, मुद्रा बाजार का टॉपिक है, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको, वाणिज्यिक पत्र को। ये एक असुरक्षित वचन पत्र होता है जो कि एक वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, और इसको जारी करने का मुख्य उद्देश्य अल्पकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करना होता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हमारे, आज हमने कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़े। नमस्कार।